नमस्कार फ्रेंड्स। आप सबके काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं मुझे, काफ़ी लोगों ने मुझे डीएम किया है। मेरे लास्ट वीडियो का रिस्पांस ऐसा रहा है कि बहुत लोगों ने मुझे फ़ोन किया, आप लोगों ने कमेंट्स भी किए हैं और मेरे काफ़ी दोस्तों ने मुझे 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 कॉल किया पर्सनली एंड मुझे मैसेज किया कि क्या वो मुझसे बात करना चाहते हैं। आई फेल्ट सो गुड, आई फेल्ट सो नाइस एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि मैं डिप्रेशन के और भी वीडियोस बनाऊं। आई नो डिप्रेशन पे बात नहीं होती है, मेंटल हेल्थ पे बात नहीं होती है, इसको कुछ अलग ही हमने रूप दे दिया है कि अगर कोई मेंटल हेल्थ के बारे में बात करे तो जैसे वो पागल है। तो कुछ ऐसी ही फीलिंग्स शायद लोग प्रोजेक्ट करते हैं, तो पर ऐसा नहीं होना चाहिए। मेंटल हेल्थ पे बात करनी चाहिए बिकॉज आफ्टर ऑल ये जो है ना, ये हमें पूरा कंट्रोल करता है। और हम चाहे बाहर से कितने भी नॉर्मल लगे, कितने भी वाइब्रेंट लगे, कितने भी खुश लगे, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो स्पेशली आफ्टर जो ये सुसाइड हुआ है सुशांत सिंह राजपूत का, उसने तो पूरे सबको ही इस तरह से तोड़ दिया है। मैं आजकल पता नहीं, आजकल ऐसा तो मैं बहुत मोटिवेशनल वीडियोस देखती हूँ, लेकिन आजकल मुझे क्या हो गया है, मैं है ना आधे टाइम वही वीडियोस देख रही हूँ कि कुछ खुलासा हुआ, कुछ पता चला, कुछ हो रहा है, क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ, यही मैं देखती रहती हूँ कि काश कुछ कुछ क्लू मिले, कुछ क्या हुआ होगा। मैं सोचती रहती हूँ क्योंकि ये डिप्रेशन का जो बैटल है मैंने खुद झेला हुआ है और काफ़ी लोग झेलते हैं एंड ट्रस्ट मी इट्स नॉट ईजी। और आज मैंने सोचा कि मैं अपने डिप्रेशन की स्टोरीज आपके सामने रखूं। हालांकि ये मेरे लिए इजी नहीं है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि काफ़ी सारे लोग रिलेट करते होंगे, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि मोर और लेस हर एक के लाइफ में आती है, ठीक है। कुछ लोग कुछ लोगों ने मुझे ये भी कहा है कि मैं रिलेशनशिप के ऊपर वीडियो बनाऊं, कि रिलेशनशिप्स भी डिप्रेशन कॉज करते हैं, डेफिनेटली करते हैं। मैं उस पर भी बनाऊंगी रिलेशनशिप्स पे, ठीक है, क्योंकि ये तो पता ही है कि रिलेशनशिप्स काफ़ी पेन देते हैं, दे कैन बी वेरी पेनफुल एंड लेकिन सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहला और सबसे जो इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप होता है वो अपने आप से होता है, तो इसको बहुत मजबूत रखें। एंड आई एम डेफिनेटली गोइंग टू टॉक अबाउट रिलेशनशिप विथ योर सेल्फ एंड सेल्फ लव। 2020 जो है काफ़ी ही कठिन साल चल रहा है हमारा, आधा साल ख़त्म होने को है, लेकिन हमारे प्रॉब्लम्स जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ऐसा कोई एपिसोड ही नहीं जो हम नहीं जूझ रहे हैं, चाहे वो मेडिकल हो, सोशल फ्रंट पे, पर्सनल, प्रोफेशनल, पॉलिटिकल, कल्चरल, ऐसा कोई फ्रंट ही नहीं है जहाँ पे हम कोई ना कोई सैड एपिसोड नहीं देख रहे हैं। मतलब बहुत ही कठिन परिस्थितियों वाला साल है एंड पहली बार ऐसा लग रहा है कि कोई साल जो है हम इसे झेल रहे हैं, हम इसे जी नहीं रहे हैं, क्योंकि बहुत ही डिफ़िकल्ट मोमेंट्स सब देख रहे हैं। एंड आई होप कि ये हमारा पहला और आखिरी बार हो, और ऐसे मोमेंट्स मैं दुआ करूँगी कि दुश्मनों को भी ना देखना पड़े। तो आते हैं आज के टॉपिक पे। स्पेशली ऐसे मोमेंट्स में बहुत सारे लोग जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं एंड ये डिप्रेशन की जो बीमारी है ये ऐसी चीज़ है कि बहुत लोग शेयर नहीं कर पाते हैं, लेकिन इसको और खुल के बोलना चाहिए। मैंने कभी अपने डिप्रेशन के बारे में किसी के साथ शेयर नहीं की, बहुत कम लोग थे जो शेयर की, लेकिन अभी इतने लोगों ने भी मुझे अभी फ़ोन किया और मैंने उनको बताया कि हाँ, मैं भी डिप्रेशन का शिकार रही हूँ, चाहे वो मेरे बचपन में हो, मेरे स्टूडेंट लाइफ में या फिर मेरे करियर में, मेरे रिलेशनशिप में, मैं भी डिप्रेशन का शिकार रही हूँ। और ये चीज़ें इतनी ख़तरनाक है, ये तोड़ देती है और इस पे बात करनी चाहिए। तो उन्होंने मुझे इनकरेज किया कि मैं अपने जो स्टोरी है वो यूट्यूब पे लाऊं। हालांकि डिफ़िकल्ट है, लेकिन मैं कोशिश, लेट्स सी। एज पर साइकोलॉजी इट इज़ सेड कि जब तक आप 13 साल के होते हो 70 to 80% आपकी जो पर्सनालिटी है वो बन जाती है।
ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें आप छप जाती है और आप काफ़ी मैच्योर हो जाते हो काफ़ी चीज़ें समझने के लिए। तो इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि बच्चों से ना बहुत ही सेंसिबल बिहेवियर रखो, ठीक है, और उनसे अच्छे से बात करो, बिकॉज़ वो जो एज होता है वो काफ़ी इम्प्रेशनेबल एज होता है, ठीक है, और वो लोग बहुत ही डेलिकेट होता है उनका माइंड, दे आर वेरी नाइव, और इस उम्र में जो बातें कही जाती है या जो चीज़ करी जाती है उनके साथ, तो ये चीज़ जो है ना वो पूरी ज़िंदगी उनके साथ रहती है। तो अगर मैं अपने बारे में बात कहूँ तो ओके, देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज बॉडी शेम्ड बाय माय रिलेटिव्स, ठीक है। आई नो बॉडी शेमिंग जो है वो काफ़ी लोगों ने फेस की होगी, ठीक है, लेकिन मैं जानती हूँ आप कहोगे कि रिश्तेदार तो सभी के अच्छे होते हैं, लेकिन मेरे कुछ खास अच्छे थे, खास अच्छे हैं। अभी मैं थे बोल रही हूँ बिकॉज मैं इन लोगों से दूर हट गई हूँ, तो जिंदा है। तो ये लोग ऐसे हमेशा बॉडी शेमिंग करते थे, एंड मुझे ऐसा फील होता था जैसे पता नहीं मैं इतनी अनवांटेड क्यों हूँ, ठीक है। मुझे ऐसा लगता था कि यार क्या मैं इतनी बुरी हूँ। मुझे हमेशा इस चीज़ का एहसास दिलाया जाता था दैट आई एम वेरी अगली, ठीक है, आई एम वेरी अगली एंड आई डोंट हैव कन्वेंशनल बंगाली लुक्स। आई बहुत गोरी हूँ मैं और मेरे फीचर्स इतने अच्छे नहीं हैं। मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा नहीं है, मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है, बिकॉज ये बात काफ़ी हद तक सही है। जब मैं स्कूल में थी तो मैं बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया करती थी, चाहे वो ऐसे कंपटीशन हो, चाहे वो डांस कंपटीशन हो, म्यूज़िक हो, पोएम हो, सब कुछ हो, लेकिन मैं डिबेट कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा नहीं लेती थी क्योंकि मुझे नहीं आता था पब्लिक स्पीकिंग, मुझे नहीं पता था। वो तो व्हेन आई टर्न्ड अ कॉर्पोरेट ट्रेनर, आई बिकेम एन HR मैनेजर, ये सारी चीज़ें जब मैंने एक्सप्लोर किए धीरे धीरे मैंने अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड किया है, ठीक है, और बहुत टाइम लगा इस मुकाम पे आने के लिए। मैंने अपने ऊपर बहुत काम किया है, ठीक है, एंड आई स्टार्टेड माई करियर विद अ कॉल सेंटर। लेकिन जब व्हेन आई वाज इन स्कूल आई वाज वेरी म्यूट, ठीक है, म्यूट एज इन कि मैं स्कूल पे ठीक ठाक थी, पढ़ाई लिखाई में अच्छी थी, लेकिन हाँ मैं डिबेट सेशंस में मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाती थी, बिकॉज हो सकता है कि मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी कम था उस वक्त एंड कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छे नहीं थे। मुझे इस तरह ह्यूमिलेशन हुआ था उस वक्त कि मैंने कभी अपने स्कूल में किसी डिबेट कंपटीशन में हिस्सा ही नहीं लिया, जबकि मेरे सारे टीचर्स चाहते थे कि तुम सारे कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेती हो तो तुम इस पे भी आओ और इस पे भी बोलो, लेकिन मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी और सबसे बड़ी बात है कि मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। आज तो मैं इन्फॉर्मेशन ब्लॉगर हूँ और मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रखती हूँ, तो बता सकती हूँ, काफ़ी सारे टॉपिक्स पे मैं चर्चा कर सकती हूँ, लेकिन उस वक्त एक तो इन्फॉर्मेशन भी इतनी होती नहीं थी और जो भी थोड़ी बहुत थी तो वो कॉन्फिडेंस सपोर्ट नहीं करता था मेरा। तो एक तरह से आई यूज्ड टू फील कि मैं जाऊंगी वहाँ पर पोडियम में एंड आई विल गूफ अप, मैं कुछ गलत बोल दूंगी और सब मुझ पे हंसेंगे और सब यही कहेंगे अरे यार इसे कुछ आता वाता नहीं है, शी इज़ नॉट कॉन्फिडेंट, शी इज़ नॉट स्मार्ट और बेवकूफ़ है। तो मुझे बेवकूफ़ नहीं लगना था लोगों के बीच, तो मैंने कभी ऐसे कोई पब्लिक स्पीकिंग प्लेटफॉर्म पे कभी भी, हालांकि मुझे मेरे टीचर्स काफ़ी इनकरेज करते थे, लेकिन बस हुआ नहीं मुझसे। तो ये एक दिक्कत थी जो मैंने फेस की। जब मैं कॉलेज पहुंची, जब मैं कॉलेज में थी, अपनी ग्रेजुएशन की स्टडीज़ कर रही थी, तब मेरे घर वालों को ऐसा था, मेरी मम्मी को स्पेशली ऐसा था कि मैं एयर होस्टेस बनूं, ठीक है। तो वो ऐसे बोलते थे कि अपने आप को वैसे प्रिपेयर करो, इसमें ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत नहीं है, एंड अगर आप मतलब क्या है कि यू नीड जस्ट एवरेज एजुकेशन, ठीक है, आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करो और इसके लिए ट्राई करो, तो ये अच्छी है और यू विल गेट टू ट्रैवल, ठीक है, दुनिया देखने का मौका मिलेगा, ये मिलेगा। तो ये एक था कि मिडिल क्लास लोगों के लिए ये अच्छी नौकरी थी, ठीक है, तो सोचते थे कि चलो मिल जाएगा तो अच्छा है, ऑलरेडी ऐसा सोचा हुआ था उन्होंने, ठीक है। तो मुझे भी शायद कहीं का इंक्लिनेशन था, अगर क्योंकि मुझे तो कुछ इतना पता नहीं था, तो
लेकिन मेरे कुछ रिश्तेदारों ने मुझे इतना ह्यूमिलेट किया, वो तो मुझे बोलते थे कि यू नो जैसे कि द वे आई लुक, आई मीन माई अपीयरेंस, यू नो माई कम्युनिकेशन स्किल्स, मेरा कॉन्फिडेंस तो इतना पैथेटिक है, मैं तो एरोस्टेस क्या बनूंगी, मैं तो बस कंडक्टर बनने के लायक हूँ। तो मुझे ऐसा बोला जाता था। ठीक है, तो जो भी है, मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं। ठीक है, मुझे था कि नहीं, मैं आगे पढ़ाई करूँगी एंड आई विल ट्राई समथिंग एल्स। ठीक है, तो ये एक चीज़ था। लेकिन हाँ, उस वक्त मुझे हमेशा यही फीलिंग होती थी दैट आई एम गुड फॉर नथिंग। जब तक कि मैं दिल्ली नहीं आई थी और मैंने अपना प्रोफेशनल अरीना एक्सप्लोर नहीं करा था, तब तक मैं इसी इंप्रेशन में जीती थी दैट आई एम एन अगली डकलिंग। एंड हमेशा एक इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स मेरे अंदर होता था। एंड ऑफ कोर्स यहाँ आने के बाद, दिल्ली में आने के बाद, जैसे मैंने लोगों से इंटरेक्ट किया, मैंने कंपनी ज्वाइन की, तो मुझे मुझे तब पता चला कि यस, आई एम अट्रैक्टिव, आई एम गुड लुकिंग, आई एम स्वीट, तो आई एम नाइस, आई एम वांटेड। तो मुझे ये सारी फीलिंग्स ना यहाँ आके मुझे मिली। ठीक है, एंड यस, दिल्ली मेरे दिल के काफ़ी करीब रहेगा। ऑफ कोर्स ये शहर जो है दिल वालों की है। एंड डेफिनेटली जब आप प्रोफेशनली किसी जगह पे आप होते हो तो और वहाँ पे प्रोफेशनल लोग होते हैं तो आपको वैसे ही ट्रीट करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड उसके बाद मुझे फिर जब कोलकाता वापस जाना पड़ा, तो मुझे कोलकाता इतना रास नहीं आया। मुझे कोलकाता इज़ एन अमेजिंग प्लेस। मैं सच कहती हूँ, कोलकाता से ज़्यादा खूबसूरत दुनिया का कोई और शहर है भी नहीं। इट इज़ एक्चुअली कॉल्ड द सिटी ऑफ जॉय। कोलकाता बहुत खूबसूरत है। ठीक है, कोलकाता में मतलब एक मस्त लाइफ आप जी सकते हो। चाहे आपकी इनकम कैसी भी हो, आप एक मस्त लाइफ जी सकते हो, आप एक अच्छी सोसाइटी में रह सकते हो। लेकिन कोलकाता इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। लेकिन कोलकाता की जो सबसे अलग चीज़ और ख़तरनाक चीज़ होती है, वो है वहाँ की राजनीति, वहाँ का पॉलिटिक्स। ठीक है, वहाँ की राजनीति सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं, या सिर्फ ऑफिस में नहीं, या सिर्फ शहर में नहीं, वहाँ का जो पॉलिटिक्स है ना, लोगों के खून में है, घरों में बसा हुआ है। तो ये चीज़ है। तो इसलिए जब मैं दोबारा यहाँ पे दिल्ली में शिफ्ट हुई, तो मुझे 5 साल हो गए मैं दिल्ली में शिफ्टेड, मैं यहाँ पे बेस्ड हूँ गुड़गांव में, लेकिन मैं कोलकाता नहीं जाती हूँ। ठीक है, आई हैव लेफ्ट कोलकाता फॉर गुड। मुझे नहीं मन करता कोलकाता जाने का। आई वॉन्ट टू मीट माई पेरेंट्स। मेरे पेरेंट्स हर साल मुझसे मिलने आते हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी। मैं बहुत खुश रहती हूँ। हम लोग जाते हैं, कोई नॉर्थ इंडिया का टूर कर लेते हैं साथ में, वी हैव अ ग्रेट टाइम, तो अच्छा लगता है। और मेरे मॉम डैड को भी नॉर्थ इंडिया हमेशा से अच्छा लगा है, तो बहुत खूबसूरत है। मैं तो मानती हूँ कि इंडिया का सबसे खूबसूरत रीजन कुछ है तो वो नॉर्थ इंडिया है, बस थोड़े से क्राइम्स कम हो जाए। मेरे शुरुआती दिल्ली वाले दौर पे जब मैं रिटर्न गई थी कोलकाता, मेरे पापा ने मुझे बुला लिया था और मैंने ट्रांसफ़र ले लिया। मैं अपनी जॉब क्विट करना चाहती थी, लेकिन मुझे मेरे मैनेजर ने ट्रांसफ़र दे दिया, तो मैं कोलकाता में चली गई। तो उसके बाद मेरी एक आंटी ने, मेरी एक मासी ने मुझे देख के कहा कि यार ये तो नॉर्थ इंडियन दिखती है। उनका बोलने का तरीका ऐसा था जैसे कि काफ़ी इन्फीरियर वे से उन्होंने ऐसे प्रताड़ित किया, जो मुझे बहुत बुरा लगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले तो उनको ये पूछना चाहूँगी, तब तो बोलना नहीं आता था मुझे। आई डिडंट नो हाउ टू गिव इट बैक टू पीपल। अभी तो मुझे कोई कुछ कहे तो मैं कच्चा चबा जाऊँगी। ठीक है, तो मेरा उनसे आज ये सवाल है कि आंटी, कितना एक्सप्लोर किया है नॉर्थ इंडिया? कितना देखा है? तुम तो फॉरेन जाते हो, कितना देख लिया है नॉर्थ इंडिया? कितने नॉर्थ इंडियन वुमेन हैव यू एक्चुअली कम अक्रॉस? देखा है तुमने नॉर्थ इंडिया थोड़ा भी? मेरे फ्रेंड्स जो कश्मीरी फ्रेंड्स हैं, आई हैव फ्रेंड्स इन कश्मीर, आई हैव फ्रेंड्स इन हिमाचल, तो मैंने उनको देख के मैं अनडाउटेडली कह सकती हूँ दैट दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़कियाँ जो है ना, वो मेरे देश में हैं। मैं प्राउडली कह सकती हूँ।
तो आप मुझे ऐसे मुंह बना के इस तरह की बात कर रहे हो, ठीक है, मैं आपको अच्छी नहीं लगती या कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो लेकिन आप मुझे ऐसे कैसे बता सकते हो? और स्पेशली मैं अभी ज़्यादा रिलेट कर रही हूँ, लोग बोलते हैं ना ये बिहारी था, ये था, वो था, लोग ऐसा क्यों करते हैं? ये कितना गलत है। और मुझे पता नहीं है, मैं जैसी भी दिखती हूँ, ऑब्वियसली मेरे पास तुम्हारे जीन्स है, तो मैं कटरीना कैफ तो नहीं दिख सकती। तुम मुझे कैसे ब्लेम कर सकती हो? तो ऐसा क्यों है कि लोग हमें एक्सेप्ट ही नहीं करते? मैं कुछ दिन पहले सोच रही थी, लाइक जैसे कि इस लॉकडाउन के पीरियड में, जैसे आई हैड बीन टू अ कॉलेज एज अ गेस्ट स्पीकर। मैं जयपुरिया कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट नोएडा में, तो मुझे वहाँ पे बुलाया था, मुझे वहाँ पे इनविटेशन था, मैं वहाँ पे गई और मैंने स्पीच दिया। और मुझे याद है कि मेरे स्पीच के बाद सारे प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स और कितने सारे लोग फिर वहाँ पे आए, जो स्पेशली कोई लेडीज़ थी, ठीक है, तो वो उन्होंने आके मुझे कहा कि यू आर द यंगेस्ट स्पीकर, लेकिन आपका स्पीच बेस्ट था। तो मुझे इतना अच्छा लगा, मैं बता नहीं सकती। इट वॉज जस्ट लाइक ऐसा लगा कि मुझे बहुत बड़ा अवार्ड मिल गया, ठीक है। होता है कि हमें जो भी अप्रिसिएशन हो, एक्नॉलेजमेंट हो या एक्सेप्टेंस हो, हमें दूसरों से मिलता है और लेट मिलता है, और अपनों से जो मिलता है वो सिर्फ रिजेक्शन। ऐसा क्यों होता है? और उसके बाद वो आदमी दुनिया से चला जाए, अगर कल मैं चली जाऊँ, ठीक है, तो फिर लोग यही कहेंगे ना, मेरे रिश्तेदार, अरे यार वो तो बहुत हंसमुख थी, अरे यार वो तो बहुत अच्छी थी, अरे वाह यार वो तो बहुत पोलाइट थी, अरे भालो मेटा छीलो, यही बोलेंगे ना, यही करते हो ना, यही होता है ना। तो ये कितना गलत होता है। जब कोई इंसान आपके साथ होता है या वो होता है जिंदा, तब तो उसको पूछते भी नहीं हो। आज भी कोलकाता में बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए मैं एग्जिस्ट ही नहीं करती, आई एम टॉकिंग स्पेशली जनानियाँ, ठीक है। तो ये मेरा ऑनेस्ट कन्फेक्शन है। मुझे तो लड़कों से ज्यादा लड़कियों से डर लगता है। ओह गॉड, मुझे औरतों से बहुत डर लगता है। बीइंग अ गर्ल, आई एम टेलिंग यू दिस थिंग। और मेरे जितने भी अच्छे फ्रेंड्स हैं ना, स्पेशली माय गाय फ्रेंड्स, वो मुझे बोलते हैं ना, तुम ना लड़कियों से दूर रहो। ओह माय गॉड, वो मुझे यही कहते हैं कि तुम ना लड़कियों से दूर रहो। क्या है, आई डोंट नो, मेरा शुक्र कमजोर है क्या है, मुझे नहीं पता। तो यही होता है कि आई ऑल्सो हैव अ फीलिंग दैट आई एम स्लाइटली मोर पॉपुलर अमंग वुमेन। एंड मैंने ऑफिस में भी देखा है, ऑफिस पॉलिटिक्स भी फेस किया है, वहाँ पे भी ऐसा रहा है, ठीक है। जिस टीम में ज़्यादा औरतें होती हैं वहाँ पे प्रॉब्लम्स हुई हैं। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है। फिर मेरे रिश्तेदार तो थे ही महान, आई एम सॉरी है। तो ये चीज़ है। तो मैं आपको कैसे बताऊँ कि ऑब्वियसली जब ऑफिस में इतने पॉलिटिक्स हुए, मैंने रिलेशनशिप में पॉलिटिक्स देखे हैं, तो ये सारे जो है ना, सब औरतों के बने बनाए होते हैं। सच में मुझे टेंशन हो जाता है कि क्या प्रॉब्लम है यार। लेकिन एनीवे, मैंने अपने डिप्रेशन से लड़ी हूँ, ठीक है, और आज भी मेडिकेशन पे हूँ, जिसको मैं कहती हूँ मेडिटेशन या योगा, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे काफ़ी हद तक जो है इसने रिकवर किया है, और मैं एनी डे कहूँगी कि ये बेस्ट है आपके लिए। आप कुछ और करें ना करें, कम से कम मेडिटेशन कर लीजिए दिन में, सुबह 15 मिनट, रात को 15 मिनट, या कम से कम 5-5 मिनट का तो कर ही लीजिए। यू विल सी द इफेक्ट डेफिनेटली। मेडिटेशन और योगा जो है ना, ये काफ़ी कमाल की चीज़ है। मैं आपको कोई ग्लोबल ज्ञान नहीं दूंगी, मैं HR की बंदी हूँ, तो मैं आपको एनालिटिकली समझाऊंगी। क्या होता है ना, जितने सारे प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में आते हैं, जितने सारे स्ट्रेस हमारे लाइफ में आते हैं, वो उसमें क्या है ना, हमारे माइंड, बॉडी, सोल, उनका कोई कोऑर्डिनेशन कहीं पे मिस हो जाता है, तो इसीलिए प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है। या कोई भी छोटी से छोटी चीज़ आप देख लीजिए, या क्रेविंग्स देख लीजिए। क्या होता है कि जब आपका माइंड कुछ और चाहता है और बॉडी कुछ और चाहता है, तब आपको प्रॉब्लम्स होते हैं, राइट। अगर कभी आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, ठीक है,
यू आर लाइकिंग बिकॉज आपका बॉडी चाहता है, योर बॉडी वॉन्ट्स टू बी इन इट, एंड आपका माइंड नहीं चाह रहा है, ठीक है। उसकी गट फीलिंग है कि ये रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, टॉक्सिक हो गया। जब वहाँ पे आपके माइंड बॉडी में कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है, तब प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। और जहाँ या फिर आप खाने की बात कर लीजिए, बहुत लोगों को जंक फूड पसंद है, मुझे भी जंक फूड काफ़ी पसंद था, लेकिन आई थिंक लॉकडाउन तक मैंने कोई जंक फूड नहीं खाया। अभी भी चाहे तो ऑर्डर कर सकती हूँ। मैंने काफ़ी कुछ बनाना सीख लिया, जो भी आप बताइए कि जो फास्ट फूड है क्या है, बड़े प्यार से बनाती हूँ, तो फास्ट नहीं है। चालू खाना मुझे कभी चला नहीं, चालू लोग मुझे कभी नहीं अच्छे लगे। जंक फूड जिसे हम मनपसंद खाना कहते हैं, या जो खाना हमें हमारे मन को लुभाता है, ठीक है, तो एक्चुअली वो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। हमारा शरीर जो है वो बैकफायर करता है, ठीक है। हमारे शरीर को बहुत प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जंक फूड खाने से। हमें वो डायबिटीज़ हो, हमें ब्लड प्रेशर हो, हमें ओबेसिटी हो, हमें किडनी प्रॉब्लम्स हो, डाइजेशन के प्रॉब्लम्स तो काफ़ी कॉमन है, काफ़ी आम है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हमारे बॉडी में आ जाते हैं। तो मेडिटेशन और योगा यही करता है कि आपके माइंड, बॉडी, सोल, ये सारे चीज़ों को की अलाइनमेंट होती है। सो प्लीज़ रिमेंबर कि जहाँ पर इन तीनों चीज़ों का यूनिसन होता है, ठीक है, जैसे कि आपके सोल, माइंड, हार्ट, जो भी है, इन सब चीज़ों का कनेक्शन होता है, तो वहाँ पे चीज़ें हैं ना, उसका एक्सपीरियंस बहुत ही खूबसूरत हो जाता है, बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। तो इसीलिए चाहे वो आपके खाने पीने को लेकर हुआ, या आपके जॉब को लेकर, या रिलेशनशिप को लेकर हुआ, जहाँ पे इन चीज़ों का है ना यूनिफिकेशन हो जाता है, सो द एक्सपीरियंस एक्चुअली टर्न्स आउट ब्यूटिफुल, 20 folds, 30 folds, बहुत खूबसूरत हो जाता है, ठीक है। तो इसी चीज़ को अलाइनमेंट लाता है योगा एंड मेडिटेशन। और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी को कुछ भी समझाएं तो वो काफ़ी लॉजिकली समझाएं, वरना जब तक लोगों को समझ में नहीं आएगा, लोग उसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। और आजकल का जो जनरेशन है स्पेशली, वो है ना लॉजिक से चलता है। उनको ऐसे आप बोल दोगे कि ये कर लो, वो कर लो, दे विल नॉट लिसन टू इट अनलेस दे आर एक्सप्लेन्ड अबाउट इट। इवन इफ आई टॉक टू माई नीसेस, जो मेरे भतीजे हैं, मैं उनसे बात करती हूँ, तो ऑब्वियसली दे आस्क मी क्वेश्चंस, तो उनको भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ चीज़ें। अगर कोई भी चीज़ आप किसी को बताओ, तो स्पेशली बच्चों को या किसी को, तो आप एक्सप्लेन तो करो कि आप क्यों बता रहे हो। पहले ज़माने में ऐसे बोलते थे कि पीपल के पेड़ में जाके जैसे जल चढ़ाओ, 4 बजे उठ के जल चढ़ाओ, परिक्रमा करो, क्या करो, तो हमें कभी समझ में आया? हमें कभी समझ में नहीं आया अनलेस हमने जब लॉजिक जाना। तो उसका लॉजिक समझाओ लोगों को कि उसका लॉजिक क्या है। उसका लॉजिक है क्योंकि पीपल का पेड़ दुनिया में एकमात्र पेड़ है जहाँ से ऑक्सीजन निकलता है 24/7। तो अगर आप कोई रिचुअल उसके साथ जोड़ते हो, चाहे वहाँ पे अगरबत्ती लगाओ, या पानी दो, या कुछ करो, या दिया जलाओ, अगर आप उसके आसपास भटकते हो, या फिर आप परिक्रमा करते हो, ठीक है, तो क्या होता है कि आपके ब्रेन को ऑक्सीजन मिलता है। एंड व्हाट इज योर ब्रेन? योर ब्रेन इज 24% ग्लूकोज एंड द रेस्ट इज ऑक्सीजन। तो आपके ब्रेन को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। जैसे आपके ब्रेन को ऑक्सीजन मिलता है, आपका ब्रेन जो होता है वो एक्टिवेट होता है, ठीक है, उसमें ज़्यादा एनर्जी आती है, ज़्यादा स्ट्रेंथ आता है। तो यही तो चाहिए हमें। तो ऑक्सीजन इज द लाइफ फोर्स, यही तो हमें चाहिए। तो इसीलिए ये सब चीज़ें कही जाती है। खैर, आई होप कि मैंने कुछ ज़्यादा नहीं कर दिया ओवरबोर्ड। ज्ञान की बातें काफ़ी हो गई, लेकिन मेरा आज का जो था डिप्रेशन के बारे में बताना और किस तरह मैं इसे लड़ी हूँ। ऑफकोर्स मैं रिलेशनशिप पे एक वीडियो लाऊंगी, तो उसके लिए आप बिल्कुल इंतज़ार कीजिए और मुझे बिल्कुल बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, नमस्कार।